हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 7.3 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आई होप कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और सारी वीडियोस 10.1, 10.2, 10.3 विद बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें पड़ी हुई हैं। आप पहले उसको जाके समझ लीजिए। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 के अंदर जो पढ़ा वो बेसिकली दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन के बारे में पढ़ा था। अब बच्चों, यहाँ पर हम जो 10.4 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो दो सदिशों के सदिश गुणा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों सदिशों का गुणा हम दो प्रकार से करते हैं, एक अदिश गुणन और एक सदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट और एक सदिश गुणन को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, यानी जो हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 10.3 तक, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हमें एक अदिश प्राप्त होता था। ठीक है, जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, अदिश गुणन जब हम करते हैं तो हमें एक अदिश प्राप्त होता है, इसलिए हम उसको दो सदिशों का अदिश गुणन कहते थे। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़ेंगे। इसको सदिश गुणन क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों, जब दो सदिशों का सदिश गुणन, इट मीन्स की क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है। जब दो सदिशों का सदिश गुणा हम जब करते हैं तो हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है, यानी हमें एक वेक्टर ही प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे दो सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं। और अदिश गुणन में हमें एक स्केलर, एक अदिश प्राप्त होता था दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करने पे, तो हम उसे अदिश गुणा कहते थे। यह हमें सदिश प्राप्त होता है, इसलिए हम सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें कि सदिश गुणन। अदिश गुणन में हमने I.J ये सब चीज के बारे में पढ़ा था। यहाँ सदिश गुणन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और सदिश गुणन को हम क्रॉस से लिखते हैं। किससे? क्रॉस। देखिए बच्चों, यहां पर पहले मैं बात करूंगा दो सदिशों का सदिश गुणा। दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को आप पूरा देखिएगा बच्चों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं वो एक्सरसाइज 10.4 अगर आप करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन कैसे भी परेशान नहीं कर सकता है, अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों पूरा समझ लिया तो। और एक्सरसाइज 10.4 से सदिश गुणन के ऊपर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा कर दे लीजिएगा, आपको पक्का वहां से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो सदिश गुणन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो अगला चैप्टर आएगा 11 उसमें भी यूज होने वाला है। तो आप जो है बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, और आपको हर चीज़ आपके भेजे में अंदर घुसाने की कोशिश करूंगा। तो जो भी मैं आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज, और फॉर्मूले बताऊंगा और जो प्रोसेस बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा बच्चों, तो आप पूरा ध्यान लगा के फोकस करके समझिएगा। ओके बच्चों, और प्लीज़ यार हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अभी आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दिया करो। ओके, जितने भी हो सके उन पर शेयर कीजिए और स्टेटस पे लगाइए। ओके बच्चों, चलिए तो बच्चों दो सदिशों का सदिश गुणन होता क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा परिभाषा से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, दो सदिशों का सदिश गुणन। तो यहां पे बच्चों मान लीजिए, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दो अशून्य सदिश हैं, दो अशून्य सदिश हैं। ठीक है बच्चों, वेक्टर ए व वेक्टर बी दो कैसे सदिश हैं? अशून्य, यानी शून्य नहीं है। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के सदिश गुणन को हम वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी से लिखेंगे। ठीक है भाई, लिखेंगे। यानी अगर हमारे पास वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश हैं तो उनके सदिश गुणन को हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से लिखते हैं। ठीक है, सदिश गुणा मतलब ए क्रॉस बी, ए और बी का सदिश गुणा मतलब ए क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दो सदिशों के सदिश गुणन को हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से लिखेंगे तथा परिभाषित करेंगे, तथा परिभाषित करेंगे। किससे परिभाषित करेंगे? हम परिभाषित करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा इंटू एन कैप से। ठीक है, परिभाषित किससे करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी? दो सदिशों के सदिश गुणन को हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से लिखते हैं तथा परिभाषित करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक साइन थीटा एन कैप। जहां बच्चों ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा क्या है बच्चों? थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का क्या है बच्चों? बीच का कोण है। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। और जो एन कैप है बच्चों, जो एन कैप है वो क्या है? एन कैप बराबर वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश है। क्या है? लंब इकाई सदिश है। ठीक है भाई, क्या है? लंब इकाई सदिश। ठीक है, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। ठीक है, और जो एन कैप है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब है। इज दैट क्लियर? ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई विद फॉर्मूला दो सदिशों के सदिश गुणन की। ठीक है, चलिए अब बच्चों हमने अदिश गुणा में पढ़ा था, हमने अदिश गुणा में पढ़ा था कि हमने वहां पे a डॉट बी निकाला था। तो a डॉट बी निकालते थे वहां पर, या हम b डॉट ए निकालते थे, तो बात एक ही होती थी। मतलब a डॉट बी और b डॉट ए बराबर होते थे। बट यहाँ पर हम a और b का क्रॉस जब निकालेंगे, यानी वेक्टर a क्रॉस b सदिश गुणा या वेक्टर b क्रॉस a निकालेंगे, तो यहाँ पर बच्चों बराबर नहीं होंगे। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। a क्रॉस b बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के, माइनस b क्रॉस a के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें बदलेंगी। और बच्चों ये जो n कैप है ये वेक्टर a और वेक्टर b पर लंब इकाई सदिश हमने कहा है। तो ये वेक्टर a और वेक्टर b पर जो n कैप है ये दो तरीके से बच्चों लंब हो सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। सपोज बच्चों जैसे मेरे पास एक सदिश बच्चों ये है, एक सदिश ये है बच्चों मेरे पास। ठीक है, वेक्टर a, और एक सदिश बच्चों ये है मेरे पास वेक्टर b। ठीक है, और इनके जो बीच का कोण है बच्चों वो कितना है? मान लीजिए थीटा है। क्या? थीटा है। तो इस पर जो सदिश लंब होगा, जो एन कैप जो है, इन दो सदिशों पर जो लंब होगा बच्चों दो तरीके से हो सकता है। कैसे? 3D में देखिएगा आप, 3D में जैसे मान लीजिए 3D में ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और इनके बीच का कोण a से b की दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण है वो थीटा है। तो इस पर जो एन कैप है, एन कैप क्या है? वेक्टर a और वेक्टर b पर लंब इकाई सदिश। तो इस वेक्टर a और वेक्टर b पर जो एन कैप है वो लंब जो होगा वो दो तरीके से लंब होगा। ये कैसे? एक तो देखो बच्चों ये ऐसे हो सकता है लंब, इस तरीके से। मान लीजिए ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, तो ये इनको मैं ऐसे रख दूं, ऐसे मार्कर को मैंने यूं रखा, तो ये इस पे तरीके से लंब होगा। और एक होगा ये 3D में बच्चों, तो एक होगा ये पीछे की ओर ऐसे करके। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर a है। ठीक है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, ये ऊपर की ओर वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, ये ऊपर की ओर वेक्टर b है। तो जो एन कैप होगा, जो लंब होगा वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। एक तो इधर की दिशा होगी इसकी, इधर की साइड, और एक होगी पीछे की साइड, जस्ट पीछे की साइड। समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है, तो एन कैप जो है,
एन कैप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी पर दो तरीके से लंब होगा। एक तो जब उस एन कैप की दिशा बाहर की ओर होगी, इधर की साइड होगी, एन कैप की दिशा बाहर की ओर इधर की साइड होगी जिधर इसकी निब है। और एक अगर मैं इसको, अगर ये 3D में है तो इसको अगर मैं घुमा के रख दूं, मतलब इस चीज को यहीं पर रखूं लगा जब, लेकिन जब इस एन कैप की दिशा अंदर की ओर हो, किधर, अंदर की ओर हो, तो इस चीज को बच्चों हम दो तरीके से समझेंगे। कैसे? सदिश की दिशा कब बाहर की ओर होगी, कब अंदर की ओर होगी। कब बाहर की ओर होगा तब लंब होगा, कब अंदर की ओर होगा जब लंब होगा। हम दो नियम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में। एक तो होता है बच्चों स्क्रू लॉ, क्या? स्क्रू लॉ, और एक फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इन दो नियमों से हम समझेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर जो एन कैप है वो लंब होगा तो उसकी दिशा किधर होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं बच्चों। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर मैं वेक्टर ए से वेक्टर बी पर कोण बना रहा हूं थीटा, और इस कोण की दिशा वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर है, मतलब इस तरीके से कोण की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में। भाई घड़ी की जो सुई चलती है वो ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, लेकिन हम जो कोण बना रहे हैं वो वेक्टर ए से वेक्टर बी पे बना रहे हैं, तो जो कोण की दिशा है वो इधर से ऊपर की ओर जा रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर कोण की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी वेक्टर ए से वेक्टर बी पर हम कोण बना रहे हैं इस तरीके से थीटा, तो यहां से जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे हम, वो क्या होगा? वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के ही बराबर होगा, बट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर कोण की दिशा ए से बी की ओर है, वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है कोण की दिशा, तो ए का और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। लेकिन अगर दिशा उल्टी हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए, बी से ए की ओर हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए बच्चों दिशा, तो फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा माइनस के वेक्टर ए क्रॉस या वेक्टर बी क्रॉस ए के, वेक्टर बी क्रॉस ए के। ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्यों? क्योंकि ए से बी की ओर दिशा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन अगर बी से ए की ओर दिशा हुई उल्टी, तो फिर माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर होगा ए क्रॉस बी के। अब इसको मैं आपको समझाता हूं स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग। आप कैसे पहचानेंगे कि कब ए क्रॉस बी पॉजिटिव होगा, कब ए क्रॉस बी नेगेटिव होगा। ठीक है, वो स्क्रू लॉ से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए समझिए, स्क्रू लॉ मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आपने कभी पेच कस से पेच कसा हो, तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये पेच है, मैं इस पर स्क्रू ड्राइवर रखता हूं यूं, और स्क्रू ड्राइवर को अगर हम इस तरीके से ऐसे घुमाएं, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इस तरीके से, देखिए ये ना इस तरीके से घुमाएं, इस तरीके से ऐसे करके घुमाएं हम, ऐसे करके घुमाएं हम स्क्रू ड्राइवर को, हम ऐसे करके घुमाएंगे तो इसकी दिशा किधर होगी? इधर से यूं घुमा रहे हैं हम स्क्रू ड्राइवर को, तो स्क्रू ड्राइवर की दिशा कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, यूं करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना स्क्रू ड्राइवर। तो जो स्क्रू ड्राइवर है, अगर हम स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे करके घुमाएंगे तो क्या होगा? तो जो वो स्क्रू है, बताइए आप बच्चों खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए, यहाँ पर अगर कोई स्क्रू है और मैं यहाँ स्क्रू ड्राइवर रख रहा हूँ और इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो इसको जब मैं ऐसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाऊंगा, तो जो स्क्रू है ना वो बच्चों खुलेगा, यानी कि वो पेच जो है, जो स्क्रू है वो बाहर की ओर आएगा। किधर आएगा? बाहर की ओर आएगा। तो जब भी कभी आप एंगल देखिए ए से बी की ओर कोण बनाएं, इट मीन्स दैट कि स्क्रू को ए से बी की ओर घुमा रहे हैं, ए से बी की ओर घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमा रहे हैं। तो जब स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे, तो क्या होगा? तो यहाँ से जो स्क्रू है वो बाहर की ओर आएगा। तो जब भी कभी ऐसा हो कि स्क्रू बाहर आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और एन कैप की जो दिशा होगी बच्चों वो बाहर की ओर होगी। एन कैप की दिशा है वो किधर होगी बच्चों? बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि जो स्क्रू है वो बाहर की ओर निकल के, वो स्क्रू जो है पीछे की ओर आ रहा है निकल के, इधर आ रहा है निकल के, ठीक है। तो जब भी कभी हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे करके, तो जो
पेच है वो बाहर की ओर आएगा, इट मीन्स दैट कि जो एन कैप की दिशा है वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, एन कैप की दिशा जो है वेक्टर ए वो वेक्टर बी पर जो लंब है एन कैप, उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। क्योंकि हम स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। स्क्रू लॉ क्या कहता है कि जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, तो ये ए से बी की ओर ही तो कोण बन गया। ऐसे करके घुमाएंगे तो जो स्क्रू है वो बाहर की ओर आएगा, खुलेगा। तो जिधर मतलब स्क्रू बाहर की ओर आ रहा है, इट मीन्स दैट कि उस एन कैप की जो दिशा होगी वेक्टर और वेक्टर बी पर वो बाहर की ओर होगी और लंब होगा। ठीक है, चलिए। और पॉजिटिव होगा। और कब नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव ये तब होगा जब हम बी से ए की ओर कोण बनाएं। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव कब होगा, जब हम उल्टा घूमें, यानी कि हम बनाएं बी से ए की ओर कोण, इधर की साइड कोण बनाएं, यानी घड़ी की दिशा में कोण बनाएं। जब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो जो एन कैप होगा उसकी जो दिशा होगी वो होगी पीछे की साइड, यूं करके पीछे होगा, मतलब उधर की साइड दिशा होगी। समझ रहे हैं? जैसे अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, तो उसकी दिशा होगी ऐसे करके, इधर की साइड में होगी। ठीक है, और नेगेटिव होगा, ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस के बी क्रॉस ए के। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हम कैसे पहचानेंगे इसकी, ये जो है पीछे की ओर होगा, इसकी दिशा इधर क्यों होगी, कैसे पहचानेंगे, ये भी स्क्रू लॉ से समझिए। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इस वो है स्क्रू है, और मैं इसको स्क्रू इससे इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, किसको, स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ। देखिए ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, ऐसे करके। अब क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ ना, तो क्लॉकवाइज जब मैं इसको स्क्रू ड्राइवर को ड्राइव करूँगा तो जो स्क्रू है, जो तुम्हारा पेच है, वो क्या होगा, वो अंदर की ओर कसेगा ना, अंदर की ओर जाएगा। तो इट मीन्स अगर पेच अंदर की ओर जा रहा है तो एन कैप की दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर। मतलब अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो उसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर, यूं। किसकी, एन कैप की। किस पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर। ठीक है, और लंब होगा। तो जब भी दिशा अंदर की ओर हो, यानी हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब बी से ए की ओर घुमा रहे हैं, बी से ए की ओर। तो जब भी बी से ए की ओर कोण बनेगा, घड़ी की दिशा में कोण बनेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा माइनस के वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ठीक है भाई, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। इज दैट क्लियर, स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग। या फिर आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जैसे मान लीजिए ये है और मैं इसको यहाँ पे वेक्टर ए पर रखता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको कोण बनाऊंगा, मैं ए से बी की ओर ऐसे करके, ए से बी की ओर कोण बनाया मैंने, तो इस अंगूठे की दिशा किधर है, अंगूठे की दिशा है बाहर की ओर, बाहर की ओर है। इट मीन्स एन कैप की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। जब भी हम ए से बी की ओर कोण बनाएंगे तो जो अंगूठे की दिशा वो बाहर की ओर है, तो मतलब एन कैप की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के प्लस के बराबर होगा। लेकिन अगर हम बी से ए की ओर कोण बनाएं ऐसे करके, मान लीजिए यूं है, यूं समझिए, और अंगूठा की दिशा कहाँ होगी, उधर की ओर, यूं, और मैं ऐसे करके कोण बना रहा हूँ, ऐसे करके मोड़ रहा हूँ, बी से ए की ओर कोण बना रहा हूँ, बी से ए की ओर कोण बना रहा हूँ ऐसे करके, तो अंगूठा मेरा इससे दब रहा है। नहीं तो अगर ये 3D होता यहाँ पे, तो अंगूठे की दिशा इधर की ओर होती है, अंदर की ओर। तो बी से ए की ओर कोण बनाएंगे तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो होगी अंदर की ओर। तो इट मीन्स एन कैप की दिशा भी कहाँ होगी, अंदर की ओर। और तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा माइनस के वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। इज दैट क्लियर। तो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ से समझ सकते हैं और स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक चीज समझिए आप, दो केस बनाएंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण है वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब मैं वेक्टर बी को थोड़ा नीचे लेकर आऊंगा, ये मान लीजिए वेक्टर बी आ गया, फिर थोड़ा और नीचे लेकर आऊंगा तो मान लीजिए ये वेक्टर बी आ गया, फिर और नीचे लेके आऊंगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये वेक्टर बी जो है इस वेक्टर ए के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल वेक्टर ए के ऊपर आ जाएगा वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच का, जैसे मैं इसको थोड़ा नीचे लाया तो कोण कम हो गया, और नीचे लाया तो और कोण कम हो गया, और बिल्कुल इस बी को बिल्कुल ए के ऊपर ले आऊंगा तो इस ए और बी के बीच में बिल्कुल कोण क्या बन जाएगा, 0, यानी वेक्टर बी वेक्टर ए पर संपाती हो जाएगा, या कह सकते हैं पैरेलल हो जाएगा।
तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तब क्या होगा इनका सदिश गुणन। तो देखिए जब थीटा बराबर 0 हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री और एन कैप। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये सब गुणा में 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जब भी कभी यहाँ लिख देता हूँ मैं वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर या संपाती, ठीक है, या हम कह सकते हैं संरेख, एक के ऊपर एक भी बोल सकते हैं, या संरेख यानी एक ही दिशा में हो। ठीक है भाई, जब ये वेक्टर बी वेक्टर ए की ओर आ जाएगा तो वेक्टर ए की भी दिशा भी इधर ही है और वेक्टर बी की दिशा भी इधर ही है, यानी संरेख है या संपाती, एक के ऊपर एक मतलब संपाती है या समांतर है। तो कब संपाती होंगे कब समांतर होंगे, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 आ जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर 0 आ गया तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं या संपाती हैं या समरेख हैं। क्लियर। अब बच्चों अगर मैं इस वेक्टर बी को उठा के थोड़ा और ऊपर ले जाऊं और वहां तक ले जाऊं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 का कोण बन जाए, यानी वेक्टर ए पर वेक्टर बी क्या हो, लंबवत हो, तो क्या होगा, दोनों के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा, तो देखिए यहाँ पे लगाइए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, यानी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मापांक और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1 एन कैप, एन कैप। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये इसको लिख लीजिएगा, एक तो ये चीज़ लिख लीजिएगा ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो 90 का कोण होगा तो दो एक दूसरे पर लंबवत होंगे, तो वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक एन कैप के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब तीसरा बच्चों जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो तो मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं, संपाती हैं, संरेख हैं, और अगर एक दूसरे पर लंबवत हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक इंटू एन कैप होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इनके बीच का कोण निकालना है, या फिर ये मान लीजिए कि मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या निकालना है, मापांक, मॉड वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें दोनों ओर क्या लेने पड़ेंगे, मापांक। भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालना है तो मुझे दोनों ओर क्या लेने पड़ेंगे, मापांक लेने पड़ेंगे। इधर मापांक लूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इधर मापांक और इधर भी मापांक लूंगा तो वेक्टर ए का मापांक तो पहले से ही है और एक और मापांक आ जाएगा, फिर इंटू वेक्टर बी का मापांक तो पहले से ही और एक और मापांक आ जाएगा, और साइन थीटा का मापांक और एन कैप का मापांक। भाई दोनों ओर मापांक लिए हमने, तो हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं पहले शायद बता चुका हूँ और नहीं बताया तो आप लिख लीजिएगा कि अगर कोई मापांक वेक्टर ए का मापांक है और उसके ऊपर एक और मापांक है तो इसका मतलब यही होता है वेक्टर ए के मापांक का मापांक, वेक्टर ए के मापांक का मापांक मतलब होता है वेक्टर ए का मापांक। क्या, वेक्टर ए का मापांक। अगर किसी सदिश के मापांक के ऊपर एक और मापांक लगा है तो उसका मतलब यही है कि वो वेक्टर ए का मापांक है। ठीक है, तो वेक्टर ए के मापांक का मतलब क्या होता है, मापांक वेक्टर ए, वेक्टर बी के मापांक का मतलब क्या होता है, वेक्टर बी का मापांक, और साइन थीटा मापांक, और ये एन कैप का मापांक, एन कैप क्या है बच्चों, लंब इकाई सदिश, एकांक लंबाई का इकाई सदिश है, तो इसका मापांक क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एन कैप का मापांक जो होगा वो 1 होगा क्योंकि इकाई सदिश है, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे इंटू 1, तो यहाँ से ये निकल के आएगा साइन थीटा का मापांक बराबर
साइन थीटा का मापांक बराबर इन दोनों को भेज दीजिए इसके डिवाइड में, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी, इस तरीके से। तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो क्या होगा, साइन थीटा का मापांक, ठीक है, बराबर इसकी पॉजिटिव वैल्यू, मापांक मतलब पॉजिटिव वैल्यू, बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अपॉन वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। इस तरीके से आप दो सदिशों के बीच का कोण भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हुआ, ये फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अपॉन वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक n कैप होता है, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसके बाद आएंगे हमने अदिश गुणा में पढ़ा था i डॉट आई क्या होता है बच्चों, 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है, लेकिन यहाँ पर i का जब i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, i का j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बच्चों, जगह की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाइए, मान लीजिए ये 3D में 3 प्लेन होते हैं, 3 एक्सिस होती हैं, ये मान लीजिए x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों ये इसका मूल बिंदु होता है और मैंने इस पर इन तीनों एक्सिस पर, x एक्सिस पर मैंने मान लिया बच्चों i कैप, एकांक लंबाई का सदिश, y एक्सिस पे मान लिया मैंने j कैप क्या है, एकांक लंबाई का सदिश है, और z एक्सिस पे मान लिया मैंने k कैप, ये भी क्या है, सब एकांक लंबाई के इकाई सदिश हैं, ये क्या है, इकाई सदिश हैं, ठीक है। तो देखिए जब i का i के साथ ही i कैप का क्रॉस करेंगे i कैप के साथ ही तो क्या आएगा बच्चों, तो i का i के साथ, तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे बच्चों हम, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से, या कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, जब हम i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये जो पहला i है एक तरीके से ये वेक्टर a है और जो दूसरा i है ये वेक्टर b है, तो वही कॉन्सेप्ट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b या वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i बराबर वेक्टर a का मापांक, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i का मापांक डॉट b का मापांक, यानी इस वाले फिर से i का मापांक, और साइन थीटा कितना होगा, a और b के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो यहाँ पे i के ही साथ कोण क्या बनेगा, i के साथ कोण क्या होगा, तो i और i एक दूसरे पे संपाती हैं, तो i के ही साथ जो कोण बनेगा वो होगा 0 डिग्री। और n कैप की दिशा किधर होगी बच्चों, n कैप क्या होगा, जब i के ही साथ जो है हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो n कैप की दिशा होगी बच्चों वो कहाँ होगी, ऊपर की ओर, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये n कैप। लेकिन बच्चों साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की 0 होती है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स दैट कि i कैप क्रॉस i कैप क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज समझी यहाँ से, i कैप क्रॉस i कैप क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है कि i का मापांक 1, साइन थीटा क्या, i और i के बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री, n कैप 0 डिग्री होता है, और ये n कैप और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स दैट i क्रॉस i क्या होता है, 0। इसी प्रकार अगर आप j क्रॉस j निकालोगे तो 0, k क्रॉस k निकालोगे तो 0 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको क्लियर ना, ऐसी j कैप क्रॉस j कैप, तो वेक्टर j का मापांक इंटू वेक्टर j का मापांक, j कैप का मापांक इंटू j कैप का मापांक, और j का j के ही साथ कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, और n कैप, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा पार्ट क्या हो गया, 0, यानी j क्रॉस j क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
ऐसे ही के का के साथ, के का के साथ, तो के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, के कैप का मापांक इंटू के कैप का मापांक साइन, और के का के ही साथ कोण क्या होगा 0 डिग्री एन कैप, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा 0। ठीक है, तो हमने ऐसे 3 चीजें पढ़ी कि आई क्रॉस आई क्या होता है 0 होता है। कैसे होता है, क्योंकि आई सदिश एकांक लंबाई के सदिश का आई के साथ ही जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम साइन 0 लगाएंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे क्या हो गया 0। इसी प्रकार के क्रॉस के क्या हो गया 0। तो वहां पर आई डॉट आई 1 होता था, बट यहाँ पे आई क्रॉस आई 0 होता है। वहां जे डॉट जे क्या होता था 1 होता था, बट यहाँ जे क्रॉस जे 0 होता है। वहां के डॉट के 1 होता था, बट यहाँ के क्रॉस के 0 होता है। ठीक है, सदिश गुणा में 0 होता है, ध्यान रखिए। कैसे 0 होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। क्लियर, तो इसी फॉर्मूले से हमने किए। अब वहां पे हम आई डॉट जे करते थे, जे डॉट के करते थे, लेकिन यहां पर जब आई के साथ आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, उसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए उसके लिए थोड़ा सा मुझे यहां से अब ये हटाना पड़ेगा। देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, तो देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप यानी आई कैप क्रॉस जे कैप, यानी आई और जे के बीच में क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। तो आई क्या है वेक्टर ए, जे क्या है वेक्टर बी, तो इसी परिभाषा से निकालेंगे। यानी आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर आई का मापांक, आई का मापांक आई है ये, ठीक है, और जे कैप का मापांक और इनटू साइन थीटा। थीटा क्या, आई और जे के बीच का कोण। तो भाई आई क्या है, एकांक लंबाई का इकाई सदिश है, किस अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर। जे क्या है, एकांक लंबाई का इकाई सदिश है, किस पर, वाई एक्सिस पर। और के क्या है, ये भी एकांक लंबाई का इकाई सदिश है, किस पर, जेड एक्सिस पर। तो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3D में एक दूसरे के साथ 90 का कोण बनाती हैं। तो आई का जे के साथ जो कोण होगा वो कितने का होगा बच्चों, 90 का होगा। आई का जे के साथ जो कोण होगा वो 90 का होगा। जे का के साथ भी 90, के का आई के साथ भी 90 होगा। ठीक है, तीनों 90 90 होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री। और एन कैप जब आई की दिशा इधर, जे की दिशा इधर, तो के की दिशा यानी यहाँ पे जो एन कैप होगा, मान लीजिए ये एक सदिश है, ये दूसरा सदिश है, तो इस पर एन कैप की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। एन कैप की दिशा किधर होगी, जेड एक्स की दिशा में। भाई ये मान लीजिए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इन पर एन कैप क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो इस पर लंब किधर होगा, ये ऊपर की ओर होगा ना, इधर जेड एक्स की दिशा में होगी। तो एन कैप की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। एन कैप की जगह क्या आ जाएगा, के कैप। समझ में आ गया कैसा के कैप आ गया। मान लीजिए एक्स एक्सिस पर जो आई है वो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और एन कैप क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पे लंब होता है। तो ये अगर वेक्टर आई जो है वेक्टर ए हो गया, जे वेक्टर बी हो गया, तो एन कैप कैसे लंब होगा, ये वाई एक्सिस इस पर लंब ही तो है, तो एन कैप भी ऊपर की ओर ऐसे लंब होगा। तो एन कैप की जगह पे क्या आ जाएगा, के कैप। ठीक है, क्यों आ रहा है के कैप समझ गए, क्योंकि आई और जे पर जो एन कैप है वो जो लंब होगा वो के की दिशा में होगा, इसलिए यहाँ पे के आया है। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर आई कैप का मापांक, क्योंकि एकांक लंबाई का इकाई सदिश है तो 1 होगा, जे कैप का मापांक ये भी एकांक लंबाई का सदिश है तो 1 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 और ये के कैप। इट मीन्स दैट आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है बच्चों, के कैप होता है। यानी आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। ऐसे ही अब हम जे और के बीच की बात करें, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो वेक्टर जे कैप क्रॉस वेक्टर के कैप बराबर, तो वेक्टर जे का मापांक इंटू वेक्टर के का मापांक साइन
और जे और के बीच का कोण क्या होता है हमेशा 90, तो साइन 90। और मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और एन कैप क्या होगा इस पर लंब, तो लंब एन कैप की दिशा किधर होगी, एक्स अक्ष की ओर इधर। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एन कैप इन पर लंब कैसे होगा, इसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर, क्योंकि लंब होगा तो ये एक्स अक्ष की ओर होगी, और एक्स अक्ष पे क्या है आई, तो यहाँ पर एन कैप की जगह क्या आ जाएगा आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और ये आई कैप। इट मीन्स जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप होता है। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा आप, तो आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, ऐसे ही के क्रॉस आई क्या होगा, यहाँ पे देखिए वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई कैप, तो वेक्टर के का मापांक वेक्टर आई का मापांक और साइन के और आई के बीच में 90 डिग्री, और एन कैप की दिशा किधर होगी फिर वाई की ओर, यानी यहाँ पे आ जाएगा वाई पर क्या है जे कैप। ठीक है, तो वेक्टर के क्रॉस आई कैप बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 और यहाँ पे जे कैप, यानी वेक्टर के क्रॉस आई कैप बराबर होता है जे कैप। ये तीन बातों को आप याद रखिएगा, मतलब कि आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे। ठीक है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई के। ठीक है, अब अगर हम इनकी दिशा बदल दें, यानी आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर दें, तो यह माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एंगल हम आई से जे की ओर बना रहे हैं, आई से जे की ओर यानी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है। जे से हम के पर कोण बना रहे थे, जे से के पर, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, के से आई पर क्लॉकवाइज पॉजिटिव निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस ए कर, तो हमारा जो एंगल होगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, यानी बी से ए की ओर बनेगा। तो बी से जब ए की ओर कोण बनता है, बी से ए की ओर क्लॉकवाइज जब कोण बनता है तो नेगेटिव सिंबल आता है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब मैं यहां पर आपको दिखा दूं कि कैसे, यहां पर समझिए, जैसे हमने आई क्रॉस जे निकाला तो प्लस का के आया, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई कर दें तो क्या आएगा, तो वेक्टर जे का मापांक वेक्टर आई का मापांक और साइन थीटा क्या होगा बच्चों। अब देखिए हम जे से आई पर कोण बना रहे हैं इधर, तो क्या हो क्लॉकवाइज हो गया, यानी एक तरीके से कि हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इधर से इधर कोण बन रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या होगा, पेच अंदर की ओर जाएगा, तो उसकी दिशा किधर होगी, पीछे की ओर होगी, एन कैप की। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस के थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका के कैप। तो यानी वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि ये वन यहाँ -1 हो जाएगा और ये के कैप, यानी माइनस के कैप हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। अगर ऐसे हम इसकी दिशा बदल दें, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे कर दें, तो ये प्लस आई नहीं माइनस का आई कैप होगा। ऐसे ही हम वेक्टर आई कैप वेक्टर के कैप कर दें, तो ये माइनस के वेक्टर जे कैप होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। दिशा अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस का आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का आएगा। ठीक है, एक मैं आपको इसको सिंपल तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल कुछ इस तरीके से इधर की तरफ चल रहा है ऐसे, तो ये मान लो आई कैप है, ये मान लीजिए जे कैप है, ये मान लीजिए के कैप है। देखिए आई हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे, तो आई क्रॉस जे, आई के बाद क्या आएगा जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के, आई क्रॉस जे क्या होगा के, फिर जे से आई हम के पर, तो जे क्रॉस के क्या होगा आई, जे क्रॉस के क्या होगा आई, तो जे क्रॉस के क्या होगा आई, फिर के से हम आई पे आए तो के क्रॉस आई क्या होगा जे,
के क्रॉस आई क्या होगा जे, तो के क्रॉस आई क्या होगा जे, कब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर उल्टा घूमे आई से जाएं जे पे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस आई से जाएं के पर, तो आई क्रॉस के, आई से जा रहे हैं हम के पर, तो आई क्रॉस के क्या होता है माइनस का जे, जो कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। के क्रॉस जे क्या होता है माइनस का आई, के क्रॉस जे क्या होता है माइनस का आई, ठीक है। और जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस का के, जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस का के, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी याद कर सकते हैं। आई होप कि ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे कोई ट्राइंगल है हमारे पास, और ट्राइंगल की जो आधार है वो मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है। और ट्राइंगल की जो आधार है वो वेक्टर ए है, और एक भुजा उसकी वेक्टर बी है, और उससे उस पर लंब डालें, तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा सदिश गुणा से बच्चों। तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा सदिश गुणा से, उसको समझेंगे हम, ठीक है। और ट्राइंगल ऐसे ही एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा सदिश गुणा से, उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए बच्चों समझ लेते हैं इन दो फॉर्मूलों को, और 2-3 चीज़ें और आपकी रह गई हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट में, फिर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है बच्चों। आइए इनको समझते हैं पहले ध्यान से। तो मैंने जितना भी बताया, थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दीजिएगा, ओके। अब देखिए बच्चों, जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो आधार है ये मान लीजिए वेक्टर ए है, और ये मेरे पास वेक्टर बी है, ठीक है। और इसको मैंने इससे मिला दिया, तो जब मैं इससे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो वेक्टर बी से मैं ए सी पर लंब डालूंगा बच्चों, तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा बच्चों 1/2 आधार वेक्टर ए, और ये दूसरी भुजा वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल का आधार दिया है और लंब दिया है मान लीजिए, ठीक है। तो वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारे पास एक चतुर्भुज दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, ठीक है। तो और इससे मैंने इस पर एक लंब डाला बच्चों, क्या डाला लंब, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और मान लीजिए इसको मैंने ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो बच्चों ये होगा मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई की भुजा है, ठीक है दूसरी, और ये इस पर लंब है, तो इसका क्षेत्रफल होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मापांक वेक्टर ए क्रॉस बी, 1/2 नहीं आएगा ये, ठीक है। और बच्चों जैसे एक चीज़ और हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वेक्टर ए बराबर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और वेक्टर बी बराबर एक सदिश है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, तो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप क्रॉस B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्रॉस इसका, पहले इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो इसको बच्चों एक फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट को वैसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जब ए क्रॉस बी हमें निकालना हो तो इसको हम
डिटर्मिनेट मेथड सारणिक विधि से निकालते हैं। तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट को हम सारणिक विधि में कैसे लिखेंगे आप वो समझिए। जैसे जब भी हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना हो तो सारणिक विधि से क्या करेंगे, सारणिक, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ का पर के कैप, और ये A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। जब भी हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है तो उसे हम निकालेंगे कैसे, सारणिक विधि से। कैसे, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। अब इसका फिर हम करेंगे बच्चों प्रसार। कैसे प्रसार करते हैं, देखिए R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार, आपने सारणिक चैप्टर पढ़ा है उसमें। तो कैसे, ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के आई कैप फर्स्ट रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो बचे क्या, ये 4, इसका इसमें A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है। फिर माइनस के जे कैप फर्स्ट रो गई, सेकंड कॉलम गया, क्योंकि जे पहले कॉलम और दूसरी पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे। इसका इसमें A3 A1 B3 A1 B3 माइनस B1 A3, फिर लास्ट में प्लस के कैप। तो ये के कैप जो है फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा दो, तो बचे ये 4। इसका इसमें A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, जब हम दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सदिश मिलता है। तो एक सदिश ही तो हो गया, ये इंटू आई, ये इंटू जे, ये इंटू के, ये क्या एक सदिश है। और इसका मापांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी का मापांक, तो कैसे, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग, यानी A2 B3 माइनस B2 A3 का स्क्वायर प्लस A1 B3 माइनस B1 A3 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में नीचे लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ A1 B2 माइनस B1 A2 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है। इस तरीके से हम इसका मापांक निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका इसमें तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ, इसका इन तीनों के साथ, उसको हम लिखेंगे कैसे, सारणिक विधि से, इस तरीके से, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 और फिर का R1 के साथ प्रसार कर देंगे तो ये हमें एक सदिश मिलेगा। तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट एक सदिश होता है। फिर इसका मापांक कैसे निकालेंगे, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, ठीक है। अब दो चीज़ और रह गई हैं बच्चों, आप इन दो चीज़ों को और अच्छे से मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे बच्चों ये नोट हैं, जैसे कि वेक्टर ए का मुझे क्रॉस करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, वेक्टर ए का पहले वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। एक ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ बच्चों और कि वेक्टर ए का अगर मैं क्रॉस करूं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें और आप नोट कर लीजिएगा, और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। तो बच्चों आपको अब एक्सरसाइज 10.4 में एक भी पॉइंट, एक भी सवाल बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट कराया है बच्चों, पूरा का पूरा एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है मैंने आपको कोई भी सवाल बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। हर टॉपिक को मैंने एकदम हेडिंग वाइज बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। आई होप कि आपको भी ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज़ बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिएगा, तभी आपको 10.4 पूरी समझ में आने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।